हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का भौतिकी एनसीईआरटी, जिसमें हमने पहले वीडियो में कुछ टॉपिकों को क्या किया था, कवर अप किया था, उसको पढ़ा था और समझने का प्रयास किया था और समझा भी था। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका आप एक अच्छे से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th का साइंस, इसमें एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। सभी टॉपिक को अच्छे से मैं कवर अप करूँगा और साथ ही साथ आपका प्रश्न और उत्तर को भी बताऊँगा पार्ट को ख़त्म होने पर। तो इस वीडियो में भी हम लोग कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और इसके अगले जो वीडियो आएगा पार्ट 3 में, उसमें आपको इसके प्रश्न और उत्तर के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो मात्रक जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा होता है आधारी मात्रक। जैसे हमने आधारी राशि पढ़ा था, व्युत्पन्न राशि पढ़ा था, उसी प्रकार से मात्रक भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आधारी मात्रक। तो आइए इसको समझते हैं। वे मात्रक जो स्वतंत्र हो या वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता ना पड़े, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। आधारी मात्रक जो होते हैं उनको किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता के बिना भी क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि लिखा जा सकता है। अब आधारी मात्रक कौन कौन से होते हैं? तो जैसे देखिए, लंबाई आधारी मात्रक है, समय है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है। ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं? आधारी मात्रक होते हैं। तो पहला हमारा मात्रक क्या हुआ? आधारी मात्रक। दूसरा हमारा मात्रक होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। तो व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं, किस प्रकार से इसका डिफिनीशन बोलता है, आइए देखते हैं। वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए आधारी मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखिए, यहाँ पे जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं उसको किसी न किसी पे डिपेंड रहना पड़ता है, और डिपेंड किस पे रहता है? तो आधारी मात्रक पे रहता है। इसको आधारी मात्रक के बिना लिखा ही नहीं जा सकता है। ठीक है। अब जैसे, तो हम कार्य बोल सकते हैं, ऊर्जा बोल सकते हैं, शक्ति, बल, ये सब ऐसे कुछ व्युत्पन्न मात्रक है जिसको आधारी मात्रक के बिना लिखना संभव ही नहीं है। तो इसका प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है? तो बोल सकता है प्रश्न कि आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखे। तो अंतर आप लोग लिख सकते हैं कि डिफिनीशन से अंतर, एग्जाम्पल से अंतर, और भी जो आपको पता है उसके आधार पे। या उसके बाद प्रश्न और बन सकता है कि आधारी मात्रक किसे कहते हैं। तो आधारी मात्रक का डिफिनीशन आपको लिखना पड़ेगा, फिर से एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। और एक प्रश्न बन सकता है व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनीशन और साथ में इसका एग्जाम्पल। तो इतना लिखने के बाद इसका जो प्रश्न है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इससे प्रश्न जो है इतना ही बनता है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं कि अगला हमारा टॉपिक क्या है। तो अगला हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि विश्व में प्रचलित कुछ विभिन्न प्रकार के मात्रक। इसके बारे में भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है, ऑब्जेक्टिव बनाकर भी इसका पूछता है। तो आइए हम समझते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रचलित जो मात्रक है वो फुट पाउंड सेकेंड, या इसको शॉर्टकट में FPS कहा जाता है, FPS पद्धति। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है प्रश्न कि FPS पद्धति किसे कहते हैं, या फुट पाउंड सेकेंड पद्धति किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन देखिए, वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को फुट द्वारा, देखिए लंबाई को किसके द्वारा? फुट द्वारा, द्रव्यमान को पाउंड द्वारा, तथा समय को सेकंड द्वारा क्या किया जाता है? मापा जाए, उसे फुट पाउंड सेकंड या FPS पद्धति कहते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। शॉर्टकट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि फुट पाउंड सेकंड को और किस पद्धति के नाम से जाना जाता है, तो इसको ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। एक बात को आप लोग यहाँ पर क्या करें, ध्यान दें। तो एक बार और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर समझने वाली बस 3 ही चीज़ है। लंबाई को किसके द्वारा? फुट द्वारा, द्रव्यमान को पाउंड द्वारा, और समय को सेकंड द्वारा क्या किया जाता है? मापा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं फुट पाउंड सेकंड पद्धति, या FPS पद्धति भी कह सकते हैं, या इसको ब्रिटिश पद्धति भी क्या कहा जा सकता है, हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारा पहला मात्रक जो है वो क्या है? प्रचलित है विश्व में। अब दूसरा हमारा मात्रक कौन सा है? तो देखिए, दूसरा हमारा मात्रक है मीटर किलोग्राम सेकेंड, या शॉर्टकट में इसको MKS पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए, जैसे वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर द्वारा,
द्रव्यमान को किलोग्राम द्वारा और समय को सेकंड द्वारा क्या किया जाता है, मापा जाता है। देखिए पद्धति कोई भी हो, ठीक है, पद्धति से हमको घबराना नहीं, इसको याद करने का भी तरीका है। पद्धति कोई भी हो उसको हमसे कोई मतलब नहीं है, मीटर किलोग्राम सेकंड का है या फुट पाउंड सेकंड का है, कोई भी पद्धति का है, बस 3 चीज़ आपको याद रखना है कि हमेशा जो लंबाई होता है वो पहले के द्वारा मापा जाता है, द्रव्यमान जो दूसरे के द्वारा मापा जाता है, समय तीसरे के द्वारा। यानी कि मीटर, यहाँ पे लंबाई को मीटर द्वारा मापा जाएगा, द्रव्यमान को किलोग्राम द्वारा एवं समय को सेकंड द्वारा क्या किया जाता है, मापा जाता है। बस 3 चीज़ों को आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देना है। उसके बाद इसे मीटर्स किलोग्राम या एमकेएस पद्धति कहा जाता है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता है। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रचलित मात्रक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा हमारा प्रचलित मात्रक है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड या CGS पद्धति भी कहा जाता है इसको। तो इसको कैसे करेंगे, उसी प्रकार से जैसे मैंने अभी ट्रिक बताया पीछे कि वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर द्वारा, उसके बाद द्रव्यमान को ग्राम द्वारा और समय को सेकंड द्वारा क्या किया जाता है, मापा जाए, उसे हम लोग सेंटीमीटर ग्राम पद्धति कहते हैं। और इसे मीट्री पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीट्री पद्धति भी कहा जाता है। तो पहले हमने पढ़ा, पहला हमने क्या पढ़ा, फुट पाउंड सेकंड पद्धति पढ़ा, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, मीटर किलोग्राम सेकंड या एमकेएस पद्धति पढ़ा। तीसरा हमने पढ़ा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड या CGS पद्धति। तो 3 जो ये पद्धति है वो विश्व में क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। अब अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला हमारा टॉपिक है कि 1960 ईस्वी में पेरिस के सेवरे नामक शहर में नाप तौल का 11वीं सम्मेलन हुआ। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता है ऐसे ही, तो मैं एक एक चीज़ों को यहाँ पर समझाऊंगा आपको कि 1960 ईस्वी में कहाँ पर, पेरिस के सेवरे नामक शहर में नाप तौल का 11वीं क्या हुआ, सम्मेलन हुआ, जिसमें आधारी जो राशि होती है, ठीक है, आधारी राशि की संख्या 6 रखा गया। किंतु आगे चल के 1970 में यानी कि 1960 में आधारी राशि कितनी थी, 6 थी। कितनी थी, 6 थी। लेकिन 1970 यानी कि 10 साल बाद, यहाँ से 60 से 70 10 साल बाद नाप तौल का 14वीं सम्मेलन हुआ, जिसमें आधारी राशि की संख्या 7 हो गई। अर्थात वर्तमान समय आधारी राशि की संख्या कितनी है, 7 है। अब वो कौन कौन सी संख्या है उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्वेश्चन समझ लेते, क्वेश्चन कैसे बनता है। तो देखिए पूछेगा कि 14वीं सम्मेलन कब हुआ था, तो 1970 ईस्वी में, ठीक है। और किसके उपलक्ष्य में हुआ था, तो नाप तौल और आधारी राशि के संबंध में हुआ था, ठीक है। उस समय और क्वेश्चन बन सकता है कि 14वीं सम्मेलन में जो 1970 ईस्वी में नापतोल का हुआ था, उसमें आधारी राशि की संख्या कितनी थी, कितनी हो गई, तो हम लोग क्या कहेंगे, 7 हो गई, ठीक है। लेकिन पहले कितनी थी, तो पहले 6 थी। कितना ईस्वी में, 1960 ईस्वी में। और ये कहाँ पर सम्मेलन हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। पेरिस के किस शहर में होता, तो सेवरे नामक शहर में। तो इसको अच्छे से आप लोग क्या करें, याद कर लें, क्योंकि ये बहुत इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन भी बता दिया किस प्रकार से बनता है। और आधारी राशि वो 7 कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला हमारा आधारी राशि जो है वो लंबाई है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूसरा आधारी राशि है हमारा द्रव्यमान, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। चौथा जो आधारी राशि है विद्युत धारा है, इसको हम लोग एम्पियर में मापते हैं, यानी कि एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। चौथा है विद्युत धारा, पांचवा है ताप या तापमान, तो इसको हम लोग मापते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता, इसका एसआई मात्रक कैंडेला होता है। पदार्थ का परिमाण, इसका मात्रक क्या होता है, मोल होता है। और ये सातों इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि आपका क्लास 9, 10th और 11th 12th ये सभी कक्षाओं में पूछता है। और आगे जब आप कंपटीशन लेवल में पढ़ेंगे तो ये आधारी राशि का एसआई मात्रक क्या करता है, पूछता है। तो इसको आप लोग क्या करें, अच्छे से क्या करना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आगे और देखिए, ये तो 7 हमारा आधारी राशि हुआ। और साथ ही साथ 2 व्युत्पन्न राशि भी होती है। पहला होता है हमारा घन कोण, ठीक है।
इसका एसआई मात्रक पूछ लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेरेडियन इसका होता है। और एक होता है 2 नंबर समतल कोण, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। तो ये जो 2 मात्रक आप यहाँ पर देख रहे हैं, व्युत्पन्न राशि जो 2 देख रहे हैं, ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये 7 मैंने जो बताया अभी, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग अच्छे से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसे कहा जाता है, यानी कि एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन आपको बताना होता है। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यानी कि सूर्य जितनी परिक्रमा करता है, उसके प्रकाश के द्वारा एक वर्ष यानी कि 365 दिन या 366 दिन में जितनी दूरी तय की जाएगी, उसको हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, 2 नंबर में पूछ लेता है। उसके बाद और एक क्वेश्चन बनता है कि पूछता है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। इसको भी आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये भी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक है कि एसआई मात्रक लिखते समय सावधानी। ये जो क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का बनता है। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि जब हम एसआई मात्रक किसी भी राशि का लिखते हैं, ठीक है, आधारी राशि होते हैं, व्युत्पन्न राशि होता है, तो उसको लिखते समय क्या क्या सावधानियां होती है, उसके बारे में हमको अब जानना है। जैसे देखिए, पहला सावधानी क्या है, एसआई मात्रक लिखते समय कभी भी बहुवचन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने पीछे आपको बताया कि समय का जो मात्रक होता है, जो समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है ना। लेकिन आप इसको सेकंड्स नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसको बहुवचन नहीं कर सकते हैं, या किसी भी राशि को लिखते समय उसका एसआई मात्रक कभी भी आप बहुवचन नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये पहला सावधानी हुआ। दूसरा हमारा सावधानी हुआ कि एसआई मात्रक लिखते समय कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि एसआई मात्रक किसी विज्ञानी के नाम से संबंधित हो तो हम उसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर का प्रयोग करेंगे। अब इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो जब हम न्यूटन को क्या करेंगे, लिखेंगे, तो इसके बड़े अक्षर का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, बड़े अक्षर को लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी राशि का हम एसआई मात्रक लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए समय का हो गया, या विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो गया, या तापमान का एसआई मात्रक केल्विन हो गया, लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, तो उसको हम बड़ा एम द्वारा नहीं लिख सकते। हमेशा क्या करेंगे, छोटा एम का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। बड़ा एम हम नहीं लिख सकते हैं। अगर बड़ा एम लिखते हैं तो ये हमारा क्या माना जाएगा, एसआई मात्रक गलत लिखा माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर विज्ञानी का नाम हो, कोई भी वैज्ञानिक अगर आते हैं एसआई मात्रक लिखते समय, तो उसका हम प्रयोग क्या कर सकते हैं, बड़े अक्षर का कर सकते हैं। जैसे में दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, तो पास्कल में पी हम बड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर है कि यदि तापमान केल्विन में लिखा जाए तो उससे पहले डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यानी कि अगर के में हम तापमान लिखते हैं, क्या करते हैं, केल्विन में तापमान लिखते हैं, तो उसके पहले यानी कि केल्विन के पहले डिग्री का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 30 केल्विन हमको लिखना है, या 30 डिग्री केल्विन हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये हमको गलत माना जाएगा। हम इसको 30 केल्विन लिख सकते हैं। तो इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं। तो यदि द्रव्यमान ग्राम में लिखा जाए तो ग्राम के लिए केवल जी लिखा जाएगा। यदि ग्राम के लिए जीएम लिखा जाएगा तो इसका अर्थ ग्राम मीटर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं कोई व्यक्ति मात्रक लिखते समय ग्राम में जीएम लिख देता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, वो अपने हिसाब से लिखता है ग्राम, लेकिन ये क्या है, गलत माना जाएगा। ठीक है, अब गलत कैसे माना जाएगा, अगर हम जीएम लिखते हैं तो जी से क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो यानी कि दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान का जब हम क्या करते हैं, मात्रक लिखते हैं, तो उस समय सिर्फ क्या करेंगे, हम लोग जी लिखेंगे। जी मतलब क्या होता है, ग्राम होता है। तो इस बात का भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है किस प्रकार से होता है, भौतिकी में भी क्या होता है, मैथ के जैसे कुछ कुछ न्यूमेरिकल बनाने के लिए फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्षेत्रफल को हम क्या लिख सकते हैं, तो क्षेत्रफल को हम लंबाई इंटू चौड़ाई लिखते हैं। मैथ में भी आपने पढ़ा होगा कि उसको लंबाई इंटू क्या करते हैं, चौड़ाई क्षेत्रफल को लिखते हैं। तो लंबाई को देखिए, लंबाई को किस में मापा जाता है, मीटर में, और चौड़ाई भी हमारा क्या मापा जाएगा, मीटर में। जैसे मान लीजिए एक आयत है, यहाँ पे एक आयत है, तो इसके लंबाई को क्या करेंगे हम लोग, मीटर में माप सकते हैं। इसके चौड़ाई को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, मीटर में माप सकते हैं। तो मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर का स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है कि क्षेत्रफल बराबर इनमें से होगा, तो दे देगा मीटर, फिर मीटर स्क्वायर, फिर मीटर क्यूब, फिर दे देगा नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी कि मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर आयतन है, तो आयतन किस किस चीज़ से बना होता है, लंबाई भी होता है, चौड़ाई और ऊंचाई। जब इन तीनों को क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमारा आयतन हो जाता है। देखिए लंबाई को हम क्या कर सकते हैं, एम से यानी कि मीटर में माप सकते हैं। चौड़ाई को क्या कर सकते हैं, मीटर माप सकते हैं। ऊंचाई को क्या कर सकते हैं, मीटर माप सकते हैं। यानी कि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी कि घातांक का आपने नियम पढ़ा होगा कि जब गुणा में कोई अंक रहता है, ठीक है, क्या रहता है गुणा में, तो उसका पावर जब एक रहता है या कुछ भी पावर हो, जब गुणा में रहता है तो इसका जो आधार होता है उसको सिर्फ एक बार लिखा जाता है और इसके पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि 1 + 1 + 1, यानी कि m का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर दिया गया है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब m गुणा होगा तो m का क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो रहा हमारा 2 नंबर। ठीक है, पहला हमारा क्षेत्रफल था। तीसरा है हमारा घनत्व। घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है कि द्रव्यमान को किस चीज़ में मापते हैं, तो केजी में मापते हैं। ठीक है, और आयतन को किस में मापते हैं, तो आयतन को मापते हैं मीटर क्यू द्वारा। तो केजी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर केजी बटा मीटर क्यू है, तो जो ये बटा दिख रहा है आपको, आगे चल के स्लैश यानी कि kg/m⁻³ इस स्लैश में बदल जाता है आगे चल के। या आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं kg। ठीक है, और जो स्लैश देख रहे हैं ये स्लैश हट जाएगा। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, m⁻³ लिख देंगे और इस स्लैश के बदले इन्वर्स आ जाएगा। आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे, क्लास 11th क्लास 12th में, तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसको क्या कहा जाता है, इन्वर्स कहा जाता है। या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं kg m⁻⁻1। ठीक है, सॉरी -1 यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर जो इन्वर्स होगा, यहाँ पर माइनस जो लगेगा, वहाँ पर एक मैंने दूसरा नियम बता दिया, तो जो माइनस होगा 3 में लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, kg m, जो स्लैश हटा है, जो बटा हटता है, उसके बदले माइनस आता है, तो माइनस जो है कहाँ पर लग जाएगा, 3 में लग जाएगा। ठीक है, तो kg m⁻⁻3। तो इस बात को आप लोग क्या करें, ध्यान रखें। और ये भी एक नियम है -1 जो मैंने बताया इन्वर्स वाला, इसको मैं आगे कभी बताऊंगा आपको। ये इन्वर्स वाला नियम होता है और इसको भी इन्वर्स पढ़ा जाता है। जो माइनस ऊपर गया इसको भी इन्वर्स पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर जब वो -1 रहता है तो इसको इन्वर्स पढ़ते हैं, लेकिन -3 है तो इसको -3 ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। और कुछ 2-3 टॉपिक है उसको भी आइए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दाब। दाब का फार्मूला क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल। अब देखिए बल को हम किस में मापते हैं, अभी मैंने पीछे ही बताया आपको कि बल का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है, जिसे बड़ा एन द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। और क्षेत्रफल का मापने का तरीका क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर जो दाब का क्या होता है, फार्मूला होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन, जो ये बटा देख रहे हैं आप लोग, ये स्लैश में बदल जाता है, न्यूटन स्लैश, या इसको प्रति भी पढ़ा जाता है, प्रति मीटर स्क्वायर। जो मीटर स्क्वायर है ऐसे ही चला जाएगा। और जब ये स्लैश हटेगा, जो प्रति हटेगा, तो प्रति हटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे -2 आएगा, यानी कि न्यूटन मीटर -2। ठीक है, तो इसको जो दाब का फार्मूला होता है उसको 3 प्रकार से पूछ सकता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर -2। तो ये 3 तरीका से पूछ सकता है आपको भुलवाने के लिए ऑब्जेक्टिव में। तो इस बात का आप लोग क्या करें, ध्यान दें।
आगे हम लोग देखते हैं टॉपिक क्या है कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है जिसे पीए द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ये भी पूछता है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है जिसे पीए द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। पास्कल क्या थे, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दाब का एसआई मात्रक दिया था। अब देखिए, कार्य ऊर्जा एवं ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल, जिसे जे द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तीन का मात्रक हो जाए, एसआई जो मात्रक होता है वो एक ही होता है, कार्य ऊर्जा और ऊष्मा, जूल होता है। ठीक है, उसके बाद ऊष्मा का सीजीएस में मात्रक, अभी मैंने आपको पीछे सीजीएस पद्धति पढ़ाया, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति पढ़ाया था। तो ऊष्मा का एक मात्रक क्या होता है, जूल होता है सामान्य रूप से। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में या क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछे कि ऊष्मा का सीजीएस में मात्रक बताएं, तो ऊष्मा का सीजीएस में मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ क्या करने वाली है, आपको कन्फ्यूजन देने वाली है। तो यहाँ पे ऊष्मा का मात्रक जूल सामान्य रूप से, लेकिन अगर ऊष्मा का सीजीएस में मात्रक आपसे पूछे तो यहाँ पर क्या होगा, कैलोरी होगा। आगे देखिए, वायुमंडल में उपस्थित वायु के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित वायु के दाब को क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। अब देखिए, एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पीए यानी कि पास्कल, यानी कि 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल होता है एक वायुमंडलीय दाब बराबर। शक्ति का एसआई मात्रक, यहाँ पे देखिए, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, जिसे डब्ल्यू द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। WATT होता है वाट। अब देखिए, एक और क्वेश्चन बनता है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। अश्व यानी कि घोड़ा, हर्ष जिसको कहा जाता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। तो यहाँ पे अश्व मतलब घोड़ा नहीं होगा, घोड़ा मत समझिएगा। तो अब देखिए आगे, एक HP बराबर कितना होता है, 746 वाट। ऐसे भी क्वेश्चन सिंपल पूछता है कि एक HP बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। अब देखिए, आगे मैं बताऊंगा इन सभी के बारे में कि आगे HP क्या होते हैं। आगे देखिए, एक क्वेश्चन बनता है कि एक कैलोरी बराबर क्या होता है, तो 4.186 जूल या 4.6 जूल। ये जो है 4.2 जूल वाला, ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये VVI इसको मार लीजिए, मार्क्स कर लीजिए मार्क, कि एक कैलोरी में पूछता है कि 4.186 जूल या लगभग में जो होता है 4.2 जूल, डायरेक्ट बोल देता है। आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, समुद्र के सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर होता है जिसे हम सामान्य दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य दाब। कहाँ पर, समुद्र के सतह, जो तली होता है, तो समुद्र के सतह पर, जो तली नहीं, जो समुद्र का सतह ऊपर वाला भाग होता है, वहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कितना होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है, जिसे हम लोग सामान्य दाब कहते हैं, नॉर्मल प्रेशर। अब देखिए, वायुमंडलीय दाब को एटमॉस्फेयर द्वारा क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि वायुमंडलीय दाब को क्या किया जाता है, एक एटमॉस्फेयर द्वारा मापा जाता है। और लास्ट हमारा टॉपिक और अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का, कि बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जो बर्फ़ होता है हमारा, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है तो वो स्वतः क्या होने लगता है, गलने लगता है, यानी कि गलनांक यानी कि गलना। ठीक है, तथा बर्फ़ का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो जो वाटर होता है वो क्या होता है, उबलने लगता है, यानी कि खौलने लगता है। कितना डिग्री पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। और जो उसका गलनांक होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। किसका होता है, तो वाटर का होता है। तो आई होप आपको ये जो पूरा पार्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने आपको पूरा वीडियो को डिटेल से बताया, पूरा वीडियो में आपको पूरे चैप्टर को अच्छे से बता दिया है, एक एक चीज़ों को। तो आप लोग क्या करें, इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लें, और अगर कोई भी टॉपिक छूटता है तो आप उसको कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। तो
मैंने तो अब पार्ट ख़त्म कर दिया। अब तीसरी वीडियो जो आएगा हमारा वो स्पेशल होगा इसके प्रश्न और उत्तर को लेकर, ठीक है। जिसमें इतना ही टॉपिक था तो हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया। और आपका जो एक्स्ट्रा टॉपिक होगा आप कहेंगे तो उसको भी मैं पढ़ा दूंगा जो छूटा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, किसी और टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।